दोस्तों क्लास नाइन्थ में ये साइंस में अध्याय जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसके बारे में जो है चर्चा होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है? इसमें रसोई में प्रयोग किए जाने वाले दोस्तों जैसे शुद्ध है, शुद्ध नमक है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में जो है कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। जब ये कई विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है तो अतः जो है ये शुद्ध नहीं हो सकते हैं पूर्ण रूप से। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। दूध में जल होता है, वसा में प्रोटीन का मिश्रण होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, यानी समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी तभी हम उसको शुद्ध कह सकते हैं जब एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं इसमें। अब मिश्रण क्या है दोस्तों? मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ये जो है यौगिकों से मिलकर के बना होता है, किसी मिश्रण का चीज होता है। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक तत्वों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों ये मिश्रण कहलाता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान होता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार क्या हैं? अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब दोस्तों इसमें एक्टिविटी है कि कक्षा को आ, बा, सा और दा समूह में बांटे। एक बीकर जिसे 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण को समूह आ को दें। समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह सा और दा को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। कुछ समय के बाद कण की नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं। समूह सा एक निलंबन पाता है। समूह दा एक कोलाइड विलयन पाता है। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी, ये भी एक आपका विलयन होता है।
दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह सा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण दोस्तों होता है जो एक पूर्ण रूप से घुल जाए तो वो समांगी मिश्रण होता है, और जो एक दूसरे की मतलब ना घुलें वो विषमांगी होते हैं। तो इसमें दोस्तों जो दिया है इस तरह की विषमांगी जो होता है कि जिससे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, यानी सोडियम क्लोराइड जो आपका वो है उसमें अगर जो लोहे की छीलन डाल दें, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब दोस्तों ये कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो पदार्थ से आप क्या समझते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो दोस्तों ये चीज हो गया है। अब इसमें आया था विलयन क्या है, यानी कि विलयन जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विलयन क्या है? सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। जैसे चीनी नमक और पानी का जो है मिश्रण होता है, चीनी या नमक का मिश्रण होता है, ये जो है विलयन हो जाते हैं, जो एक समांगी रूप से मिश्रित हो जाते हैं, तो उनको हम विलयन कहते हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जो होता है मिश्रण धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। गैसीय विलयन भी होते हैं, मिश्रण धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन के कणों में क्या होता है? समांगिता होती है, यानी समान रूप से मिश्रित होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू और जल का स्वाद जो है समान सदैव रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्रित धातुएं क्या है? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण होता है। जिंक में क्या होता है? पीतल जो होता है, उदाहरण के लिए पीतल जो होता है जिंक 30% होता है और कॉपर जो है 70% का मिश्रण होता है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय, यानी विलायक क्या है? जिसमें हम विलायक जो होता है एक पदार्थ होता है जो हम जैसे हमें चीनी और जल का जो है हमें विलयन बनाना है दोस्तों, तो विलायक जो होता है, जैसे हमारा पानी हो गया विलायक हो गया, और विलेय क्या होगा? मेरा चीनी या नमक हो गया दोस्तों। तो में बांटा जाता है, लेकिन विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। यानी कि जैसे हम चीनी मिला रहे हैं पानी में, तो हमारा पानी का मात्रा अधिक होता है, यानी जिसमें हम जो है विलेय पदार्थ को जो है मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने की, विलयन बनाने के लिए, तो विलायक होता है। जल हमारा विलायक होता है, इसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, यानी एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, क्योंकि हमारा चीनी जो होता है ठोस होता है। उदाहरण है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे
टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक होता है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है विलेय होता है, और जल विलायक होता है। वायु गैस में गैस का विलयन होता है, यानी वायु गैस में गैस का विलयन होता है। यह मुख्यतः दो घटकों में, जैसे ऑक्सीजन होता है 21% होता है, नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण होता है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, नाइट्रोजन का वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलयन के गुण क्या है? विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर जो होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर कह सकते हैं, नैनोमीटर यानी हम नैनोमीटर, यानी विलयन के कण व्यास में क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर के बराबर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि छान करके जो है विलेय पदार्थ को जो है विलयन से अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, यानी कि विलयन को शांत छोड़ दें अगर जो ऐसे विलयन को, फिर भी जो है विलेय पदार्थ के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब क्या है, उसमें गाढ़ापन, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन से होता है कि उसमें कितना जो है पानी में कितना चीनी घोला गया है, यानी कि डाइल्यूट है कि सांद्रता कितना है, कितना मोटा है, कितना गाढ़ा है, इससे मतलब होता है विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुसार उसको जो क्या हम तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है दोस्तों। यानी तनु का मतलब एकदम पतला होता है, सांद्र का मतलब कुछ गाढ़ा होता है, या संतृप्त का मतलब होता है कि एकदम संतृप्त विलयन होता है, उसके बाद जो है उसमें और चीज नहीं घोला जा सकता, एकदम संतृप्त हो गया है, संतृप्त विलयन। तनु जो होता है, तनु को जो है हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम और भी उसमें चीनी या नमक घोल सकते हैं। और सांद्र जो हो जाता है, सांद्र का मतलब उसमें और अगर जो हम चीनी नमक घोल दें तो और वह गाढ़ा हो जाता है, सांद्र हो जाता है, सांद्र तुलना हो जाता है। और संतृप्त हो जाता है दोस्तों। संतृप्त वह अवस्था होता है जिसमें जो है उसके बाद जो है विलेय पदार्थ का घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है, विलेय पदार्थ नहीं घुल पाता है, तो वो एकदम जो है संतृप्त विलयन कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप है दोस्तों, 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें, एक बीकर में नमक और दूसरे बीकर में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें, विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये सब क्रियाकलाप है। तो इसमें दोस्तों क्या किसी दिए गए ताप पर अगर जो उसका हम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा देते हैं तो क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है दोस्तों। उसका एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए जिससे जो है एक विलेय पदार्थ जो है घुलता है उसमें, जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोस्तों उसमें जो है संतृप्त विलयन समझ गए होंगे
कि जब विलीय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है तो वह अवस्था एक संतृप्त विलयन का होता है। विलीय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी कि जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम होता है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो दोस्तों विलयन की जो सांद्रता होती है विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा। तो दोस्तों ये इसका फार्मूला था। विलयन की सांद्रता जो होता है हमारा विलेय की मात्रा और विलयन की सांद्रता होता है, या विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा, या इसको हम विलयन की मात्रा कह सकते हैं या विलायक की मात्रा कह सकते हैं। दोनों कंडीशन में विलयन की सांद्रता जो है यहीं से जो है डिवाइड करने पे हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो है आपका फार्मूला बन जाता है विलयन की सांद्रता निकालने का। ये जो है फार्मूला जो है यानी विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा या विलायक की मात्रा। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यहां फर्स्ट जो है द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत में, यानी कि विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत में जो है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, यानी कि यह प्रतिशत निकल जाता है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। यानी विलयन के द्रव्यमान या द्रव्यमान जो परसेंटेज हम निकालते हैं तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान लेते हैं गुणे 100, तो यहाँ पे जो है परसेंटेज निकल जाता है। द्रव्यमान विलयन के आयतन का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का आयतन, यहाँ से जो है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लेते हैं और विलयन का आयतन लेते हैं गुणे 100, ये परसेंटेज निकल जाता है। दोस्तों यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक, जल में 40 ग्राम जो है साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो दोस्तों इसमें विलयन पदार्थ नमक का जो है द्रव्यमान है 40 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान है 320 ग्राम है। हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान जो होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है 40 प्लस 320 जो है 360 जो है क्या हमारा निकल गया, विलयन का द्रव्यमान निकल गया। और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत जो हमें निकालना है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, यानी 40 बटे इतना गुणे 100 यानी 11.1% जो है ये विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकलता है। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह 7 से द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिपेक्षित हो जाता है निलंबन कहलाता है। यानी कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिपेक्षित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के जो है गुणधर्म क्या है? निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन
अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइड विलयन क्या है दोस्तों? क्रियाकलाप 2.2 में समूह दाग के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण जो होते हैं विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। यह मिश्रण जो है समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है दोस्तों। यानी कि ये हमको प्रतीत होता है कि ये मतलब समान रूप से जो है ये समांगी प्रतीत होता है कि मिले हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में ये विलयन जो है विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसको जो है हम पृथक कर सकते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे प्रक्षिप्त अवस्था, प्रक्षेप माध्यम, जैसे द्रव है, गैस है, एरोसोल है, ठोस गैस। अब जैसे द्रव गैस एरोसोल, कोहरा क्या होता है? कोलाइड होता है। बादल कुहासा, ये सब जो है कोलाइड विलयन के जो उदाहरण होते हैं। ठोस में जैसे ठोस गैस एरोसोल, धुआं स्वचालित वाहन का निथार, गैस द्रव, फोम शेविंग क्रीम जो होता है, द्रव इमल्सन, दूध फेम क्रीम होता है। ठोस द्रव और सोल मैग्नीशियम मिल्क कीचड़, गैस ठोस फोम रबर स्पंज फ्यूमिस, द्रव ठोस जैल मिलाकर के जेली पनीर मक्खन, ठोस सोल रंगीन पत्थर दूधिया कांच। तो दोस्तों कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट जिसे कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरणों का जो है फैलाना होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। यहाँ से जो है हम गुजारते हैं और यहाँ से जो है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। बी दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यानी कि टिंडल प्रभाव, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है हमारा वह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। लेकिन जो बी में जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे दूध तथा पानी का मिश्रण जो है टिंडल प्रभाव दिखाता है। यहाँ पे यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। दोस्तों कोलाइड के गुणधर्म क्या हैं? कोलाइड के गुणधर्म क्या? यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं दिखाया जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 में दिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबन रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइड और प्रक्षेपण माध्यम ठोस द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सारणी में कुछ दिए गए हैं।
मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों को हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। यहाँ पे आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच ग्लास और वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। हम इसे ध्यान से देखते हैं और प्रेक्षित करते हैं। वाष्प है, स्याही है, वाच ग्लास है, बीकर है, जल है। हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकार के विभिन्न मात्रा में वसा होती है। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब केंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक आप केंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानन पत्र से बाहर निकल आते हैं, यानी ये छानन पत्र से जो है बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर रह जाते हैं। अनुप्रयोग जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल और जल के पृथक करने का प्रयास करें। तो दोस्तों जो है अब इसका जो है और पोर्शन जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों का जो हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।